जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर शानदार तरीके से जुटे होंगे। जो हमारी इतिहास विषय की कक्षा चल रही है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका आज हम भाग 3 देखेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे सामवेद की। ठीक, सामवेद। सबसे पहले सामवेद का अर्थ समझते हैं। साम का अर्थ होता है गाना। ठीक है, मतलब यही एकमात्र ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकता है। ठीक है, गाया जा सकता है। जो हमारे यज्ञ होते हैं, है ना, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली जो ऋचाएँ होती है, वो सभी मंत्र और ऋचाएँ वो इसी वेद पर संकलित हैं। ठीक, और इसके जो पाठक करता होता है, मतलब इसका जो पाठ करता है, उसको बोलते हैं उद्दात्र। क्या बोलते हैं? उद्दात्र। ठीक, याद रखेंगे। और इसी वेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, और एक विशेष बात यह है कि यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और जो हमारा सामवेद है, ठीक, इनमें इतिहास की कुछ विशेष घटना का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद में केवल इतना ही पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं हम अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं हम अथर्ववेद को, मतलब ये सबसे लास्ट का ही वेद है। ठीक है, इसके पहले सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो था ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद आया यजुर्वेद और उसके बाद आया सामवेद। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं अथर्ववेद की। तो सबसे पहले इसकी रचना पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसकी रचना जो है वो किया किसने? इसकी रचना अथर्वा ऋषि, ठीक है, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। ठीक, इसमें कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र, और लगभग 6000 पद्य है इसमें। ठीक, 6000 पद्य। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब कुछ मंत्र जो है इसके, वो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनसे भी पहले ही वो अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, और अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक, और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी इसमें विवरण है। ठीक है, जो पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, ठीक, ये जो है ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है, अर्थात अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद का क्या है? प्रतिनिधि सूक्त। प्रतिनिधि सूक्त। इसमें मानव जीवन की जो कुछ समस्याएं होती है, ठीक है, और मतलब मानव जीवन के जितने भी पक्ष है, समस्याओं संबंधित हो, रोग संबंधित हो, ठीक है, मार्ग संबंधित, विवाह संबंधित, ठीक है, और भी अन्य, ये सारी चीज़ों का विवरण जो है अथर्ववेद में ही मिलता है। जैसे जादू टोने की अगर बात करें हम, ये भी, इसका वर्णन भी अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में जो है परीक्षित, जो राजा परीक्षित थे, ठीक है, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा। ठीक, और इसमें जो कुरु देश है उसकी समृद्धि का अच्छा वर्णन भी मिलता है। और इसमें सभा और समिति, जो सभाएं होती है, सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति को जो है इसमें प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसकी पुत्रियां? प्रजापति की पुत्रियां। ठीक, वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उसको क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। मतलब वेदांग जो है ये वेदों को समझने का
साधन है। ठीक है, और वो भी कितने वेदांग है? 6 वेदांग। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेद कितने हैं? 4। ठीक है, इन 4 वेद को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेद कौन से हैं? तो 6 वेद में ध्यान रखेंगे, पहला जो है वो है शिक्षा। ठीक है, दूसरा क्या है? ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद आता है कल्प। ठीक है, उसके बाद आता है व्याकरण। ठीक, उसके बाद आता है क्या? निरुक्त। याद रखेंगे, निरुक्त। और अंत में आता है छंद। ठीक, तो ये 6 जो हमारे वेदांग है, ठीक है, इनके माध्यम से हम वेदों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो वेदांग जो है एक आसान भाषा में है, सरल भाषा में, इनको पढ़कर आप वेदों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, और जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं की बात करें, है ना, तो उसका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो मिलता है पुराणों में। ठीक, पुराणों में इसका पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक, और पुराणों की रचना किसने की? तो पुराणों की रचना की लोमहर्षक और उग्रश्रवा। ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, और जो हमारे वेदांग हैं उनकी संख्या 6। ठीक, कुछ जो पुराण हैं महत्वपूर्ण, उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट पुराण जो है उनके नाम मत्स्य पुराण है। ठीक है, और वायु पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण है ना, ब्राह्मण पुराण है, और एक है भागवत पुराण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन पे भी हम चर्चा करेंगे। जिन 5 पुराणों का मैंने अभी आपको नाम बताया, उनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, मतलब राजाओं की वंशावली की जानकारी उनमें दी गई है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है, सबसे सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, संस्कृत भाषा में। ठीक, और एक चीज़ और कहा गया है पुराणों के बारे में कि स्त्रियां और जो शूद्र होते थे, ठीक है, उन्हें वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वो भी जो है पुराण मंदिरों में जाकर पुराणों को सुन सकते थे। ठीक, पुराणों का पाठ जो होता था वो मंदिरों में होता था पुजारियों के द्वारा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण जो पुराण है ना, उसमें स्त्रियों को क्या कहा गया है? स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी। ठीक है, पुरुष की अर्धांगिनी। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति की अगर बात करें तो वो है मनुस्मृति। ठीक है, और शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये भी क्या है? मनुस्मृति को ही कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ, शुंग काल मतलब जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी उसमें मनुस्मृति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक, कुछ और अन्य तथ्यों की चर्चा करते हैं अब हम, जो अन्य तथ्य जिनसे हमें इतिहास की और जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम नारद स्मृति की बात करें, मनुस्मृति की तरह ही एक नारद स्मृति भी है ना। तो नारद स्मृति जो है इसमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब जो गुप्त प्रशासन था, गुप्त साम्राज्य था, उसकी जानकारी मिलती है ना। जातक कथाओं की बात करें, जातक कथाओं का संबंध तो वैसे भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से है। ठीक है, मतलब जो पूर्व जन्म है उनकी कहानियों का वर्णन
जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान जो है ये एक बौद्ध संप्रदाय है। ठीक, इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। कथावस्तु। ठीक, और जैन साहित्य की बात करें, आगम। ठीक है, आगम जो है ये जैन साहित्य है। और जैन साहित्यों में क्या होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र से मिलता है, जो एक भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें भगवान महावीर के जीवन कृत्यों का और उनके जो समकालिक थे, है ना, उनके सभी संबंधों का भी इसमें विवरण मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र जिसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य, चाणक्य इसको कहते हैं, कौटिल्य। इसमें मौर्य काल जो था, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आगे देखेंगे हम उनको भी, है ना, उसकी जानकारी मिलती है। इतिहास में क्या है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण पर विभाजित है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। कुछ संस्कृत साहित्य पर भी प्रकाश डालते हैं, संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत साहित्य में घटनाओं को लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक, और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जो है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। ठीक, इसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है। आगे बात करते हैं चचनामा। ठीक है, इसके लेखक जो है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। ठीक है, और इस चचनामा में क्या है? जो अरबों की सिंध विजय, अरबों ने सिंध पर जो आक्रमण किया था और उनकी विजय हुई थी, उसका पूरा वर्णन किसमें है? चचनामा में। अरबों की सिंध विजय। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक, ये जो है संस्कृत व्याकरण का एक विशेष ग्रंथ है या एक पुस्तक है कहना चाहिए, जिसकी रचना किसने किया था? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण का पिता भी कहा जाता है एक प्रकार से, या उसका लेखक। ठीक है ना। अष्टाध्याय में क्या मिलता है हमें? इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी मिलती है। किससे? अष्टाध्यायी से। उसके बाद बात करते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता, इसमें क्या है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें ज्योतिष ग्रंथ तो है ही, लेकिन इसमें भारत पर होने वाला जो यवन आक्रमण था, ठीक है, भारत पर यवन आक्रमण जो हुआ था उसका वर्णन भी हमें गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक, पतंजलि का नाम तो सुने होंगे आपने, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि। ठीक, तो इनकी जो रचना है वो है महाभाष्य। महाभाष्य। ठीक है, इससे जो शुंग साम्राज्य था, शुंग साम्राज्य, जिसकी नींव किसने रखा था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो शुंग साम्राज्य की सारी जानकारी किस पर मिलती है हमें? महाभाष्य पर। तो आगे की जानकारी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो इतिहास जानने का अगला स्रोत है हमारा, विदेशियों, जो विदेशी यात्री भारत पर आए थे उनके द्वारा जो लिखा गया था भारत के बारे में, उससे संबंधित सारी जानकारी हम किस में देखेंगे? अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।